बच्चों, मैं प्रिया राठौर, नाम तो सुना ही होगा आपने। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारा चैप्टर चल रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और वो है बायोमोलिक्यूल। और उसका आज हम करने वाले हैं L8। ठीक है, कुछ नहीं, सीधा सा सिंपल सा। मुझे लगता है कि अगर इस चैप्टर में कोई सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है तो वो यही होगा। और क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक व द्वितीयक उपापचय क्या होते हैं, और जीव का उपापचय आधार क्या होता है, जीव अवस्था क्या है, और भी बहुत कुछ। तो इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और कुछ आपको होनहार बच्चे हैं, आपको पता भी होगा इसके बारे में। तो भाई क्या है, पहला है प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय, कि क्या होते हैं प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइज या मेटाबोलिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर निरंतर बहुत सारी जैव प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, अब वो चाहे किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, तो जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हमारी बॉडी में चल रही है उन सब को हम एक नाम देते हैं, और वो नाम है उपापचय। उपापचय जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या है ये मेटाबॉलिज्म? अभी जस्ट मैंने परिभाषा बोली, लिखी हुई भी आ जाएगी कि हमारे शरीर में जितने भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम जनरली दो कैटेगरीज में बांटते हैं। वो दो कैटेगरी हम देखेंगे, एक होता है कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक, लेकिन उसको हम थोड़ा सा लेट देखेंगे। पहले जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं कि इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से ऑब्वियसली कोई जैव रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता है कि अगर कोई चीज आप ले रहे हैं तो उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग थिंग्स के अंदर, हमारी बॉडी इन द सेंस में यहाँ पे लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ, हमारी बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट और दूसरे होते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट। अब क्या है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो तो किसी ना किसी काम आ जाते हैं। जैसे कि मान लो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, राइट, उसमें क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, तो वो पौधे के किसी ना किसी काम आ रहा है। हमारे अंदर जो डाइजेशन हो रहा है उससे जो एनर्जी बन रही है, उससे जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किसी ना किसी काम आएंगे, जैव रासायनिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं काम आएंगे। जो प्रोटीन बन रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं काम आते हैं। वो सारे होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट जिनका हमें यूज पता है, ऐसा कह सकते हो आप, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी हमें पता नहीं है, हम डिस्कवरी कर रहे हैं। तो ऐसे प्राइमरी प्रोडक्ट जो हमारे काम आते हैं या जिनका हमें उपयोग पता है वो कहलाते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। जबकि सेकेंडरी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभिक्रियाओं में बनते हैं लेकिन उनका हमें काम नहीं पता, अभी तक हम उनसे अनजान हैं कि भाई ये क्यों बन रहा है, क्या यूज है इसका, ठीक है, किस वजह से बन रहा है। तो एनिमल्स में तो ऐसे प्रोडक्ट आपको वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट में देखें तो आप देखते हैं कि प्लांट में वो व्हाइट कलर का रबड़ जैसा एक लेटेक्स निकलता है ना, आंकड़े के पौधे को तोड़ते हो तो व्हाइट कलर का एक दूधिया सा स्राव निकलता है। वो उसका पौधे में क्या काम है ये हमें नहीं पता। जो रबड़ आप बनाते हो भाई आपके तो काम आ रहा है, लेकिन वो रबड़ पौधे में क्यों बन रहा है, उसके क्या काम का है जो वो ऐसे बनाता है और फिर उसको बाहर निकाल देता है। कई एल्केलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स जो हमारे काम के, मतलब हम प्लांट से निकाल के उसको दवाइयां बना रहे हैं, लेकिन प्लांट के लिए तो वो वेस्ट मटेरियल है, उसका प्लांट में क्या यूज है ये हमें नहीं पता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोकीन या कैफीन। कैफीन तो सबको पता होगा कहाँ कहाँ होता है, तो हम कहते हैं कि कैफीन जो है वो चाय में होता है ना, कॉफी में होता है, और आजकल आपने कोल्ड ड्रिंक के जो ऐड देखे हो उसके नीचे लिखा हुआ देखा हो, दिस ड्रिंक इज शुड बी कंटेंट कैफीन और दिस शुड बी नॉट बी कंटेंट कैफीन, ऐसे लिखे हुए आते हैं। तो कैफीन क्या है, कैफीन एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, क्योंकि उसके ये कैफीन कुछ काम का नहीं है।
या होगा भी तो हमें पता नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं, हमें नहीं पता कि ये उसके क्या काम आ रहा है, लेकिन बन रहा है और उसका फिर यूज हम कर रहे हैं, हमारे लिए तो यूजफुल है, लेकिन प्लांट में बन रहा है और उसके लिए क्या यूज है हमें नहीं पता। तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट को कह देते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, सजीव कोशिका में होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय कहलाती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, पहला है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। जब बड़े अणुओं के विघटन से छोटे अणु बनते हैं तो उपापचय का प्रकार अपचयन यानी कि कैटा अपचय या कैटाबॉलिज्म कहलाता है। मान लो कोई आपके पास बॉडी के अंदर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, अणु है, ठीक है, बड़े अणु है। अब ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इससे दो छोटे अणु मिल रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अभी हम श्वसन पढ़ेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज जैसे है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज टूट के हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ एसिड देता है। वैसे जनरली लैक्टिक एसिड देता है, पाइरुविक एसिड देता है। तो भाई मेन ग्लूकोज टूट के 3 या 2-3 प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो टूटने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। अब कई बच्चे इसको क्लास 10 से ऐड करेंगे, मैम हमने वहां पे पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया। लेकिन विघटन अभिक्रिया जनरली हम वर्ड वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम किसी परख नली के अंदर, ये भी एक विघटन है, मैं मानती हूं ये विघटन अभिक्रिया है, लेकिन क्योंकि ये बॉडी के अंदर होती है तो इसलिए हम इसको अपचयन कहते हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। ठीक है ये भी विघटन, टूट रहा है भाई चीजों में। दूसरी होती है छोटे अणुओं के संश्लेषण से जब बड़े अणु बनते हैं। अब यही क्रिया मैं उल्टी भी करवा सकती हूँ, इन सबको जोड़ के ग्लूकोज करवा दूं। या प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो 2-4 चीजें मिलके ग्लूकोज बना रही है। तो जब छोटे अणुओं के संश्लेषण से जब बड़े अणु बनते हैं तो इसे उपचयन यानी कि एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अर्थात मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। कौन सा? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। प्रकाश संश्लेषण एक कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, ये आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिज्म प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है, क्योंकि श्वसन में चीजें टूटती है और एनर्जी उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण में चीजें जुड़ती है और एनर्जी बनाती है। एनर्जी बनाती है कहा मैंने, ठीक है। और श्वसन में क्या होता है? चीजें टूटती है और उससे एनर्जी निकलती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, अब कई जगह उत्पन्न होती है, निर्माण होती है, तो एटीपी में ऐसी चीजें बहुत कंफ्यूज करती है। कई जगह लिखते हैं एटीपी निर्माण एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है, तो उनका वहां मतलब है कि वो शायद प्रकाश संश्लेषण को कहना चाहते हैं। एटीपी का बनना एक एनाबॉलिक चीज है और एटीपी टूट के उससे ऊर्जा निकलना एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। प्राथमिक उपापचय जीवधारियों के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनते हैं, अब ये जो प्रक्रियाएं हो रही है इनमें बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम की है। जैसे अभी यहाँ पे बात करूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें बन रही है, हमारे तो किसी काम की नहीं है। क्या काम की है? काम की भी है और नहीं भी है, क्योंकि हम इसको बाहर निकाल देते हैं। अगर आपको पता हो कि जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है वो हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नॉर्मली हमारी बॉडी में किसी काम की नहीं होती, तो हम उसको एज अ वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, लेकिन प्लांट के लिए यही चीज फायदेमंद है ना, हम बाहर निकालते हैं, प्लांट ले लेते हैं। ऐसे ही प्लांट में मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए, जैसे रबड़ है, लेटेक्स है, ये सारी चीजें उनके किसी काम की नहीं होती, वो सेकेंडरी होती है। अब जैसे यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसमें जो ग्लूकोज बनेगा
वो ग्लूकोज तो काम का है, तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्राथमिक चीजें जो जीवन के लिए आवश्यक होती है, इनका निर्माण व उपयोग सतत रूप से होता रहता है, बनानी पड़ेगी बॉडी को। जैसे कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें, और विटामिन, ये सब क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट या प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, द्वितीयक उपापचय जीवधारियों के जीवन के लिए आवश्यक नहीं होते, या हम अनजान हैं उनसे अभी कि हमें नहीं पता कि क्या काम आ रहा है, लेकिन फिर भी इनके निर्माण के लिए जैव रासायनिक पथ जीवधारियों में चलते रहते हैं, फिर भी ये बॉडी के अंदर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं हमें रीजन ही नहीं पता, तो हमने उनको सेकेंडरी में डाल रखा है। इन सेकेंडरी उपापचयी परिपथों से निर्मित पदार्थों को ही द्वितीयक उपापचय यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइज कहते हैं। ठीक है, सजीवों हेतु यह अनुपयोगी है। प्लांट में जो चीज सेकेंडरी है, जब वो बाहर निकलती तो हम उसको हमारे लिए उपयोगी बना लेते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, प्राथमिक उपापचय क्या है, ज्ञात कार्य करते हैं, वह सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनकी भूमिका भी ज्ञात है। हमें पता है कि ये क्या काम करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट, ग्लूकोज क्या काम करता है आपको पता है, प्रोटीन क्या काम करता है आपको पता है। ठीक है, फैट क्या काम करती है आपको पता है, सब एनर्जी के सोर्सेज हैं। विटामिन क्या काम करते हैं आपको पता है। किंतु हम इस समय भी द्वितीयक उपापचय की जिन प्राणियों में ये पाए जाते हैं, में उनकी भूमिका या कार्य नहीं जानते। हम अनजान हैं अभी तक कि क्यों बन रहे हैं ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, जबकि इनमें से बहुत, जैसे कि रबड़, औषधि, मसाले, इत्र का मतलब परफ्यूम है ना, और वर्णक, कलर, तो हम हमारे काम में ले रहे हैं। लेकिन हम कहां से लाते हैं ये इत्र का परफ्यूम, कहां से बनाते हो, फ्लावर से। लेकिन फ्लावर का उसमें क्या काम है, तो हम थोड़ा सा नहीं समझ पाते कि फ्लावर का क्या काम है। भाई फ्लावर क्यों खुशबू पैदा करता है, तो आपका शायद ये मानना हो कि वो कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए ये करता है ना, लेकिन सारे कीड़े खुशबू तो सूंघ ही नहीं सकते। जैसे वर्णक, कलर, ऐसे क्या काम है इनका हमें नहीं पता। मनुष्य के कल्याण में उपयोगी है, भाई हमारे लिए काम के, प्लांट का हमें इनमें यूज नहीं पता। ठीक है, द्वितीयक उपापचय का पारिस्थितिकी महत्व है, कुछ ना कुछ हमारे यूज में आते रहते हैं। ये रबड़, लेटेक्स, ये इनका इन्वायरमेंटल यूज जरूर है, लेकिन प्लांट के लिए क्या यूज है ये हमें नहीं पता। उपापचयों का एक दूसरे में परिवर्तन आपस में जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की श्रृंखला से होता है, जिन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। क्या होता है भाई, मेटाबॉलिक पाथ। क्या है मेटाबॉलिक पाथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो प्रोसेस आप यूज करोगे, जो रास्ता आप चूज करोगे, वो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक पाथ। अब ये आपकी बुक में कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कुछ एग्जाम्पल दे रखे, सारे याद नहीं करने आपको जो याद हो जाए, जैसे कि पिगमेंट में केराटिनॉइड याद हो जाएगा, करा हुआ है याद। एल्केलॉइड में मॉर्फिन याद हो जाएगा। ठीक है, आवश्यक तेल, नींबू घास। नींबू घास तेल क्या होता है, लेमन ऑयल, आजकल बड़ा मतलब चर्चा में है लेमन ऑयल। इसको लोग यूज करते हैं, फूड के फॉर्म में भी यूज करते हैं, खुशबू, परफ्यूम बनाने के यूज में भी लेते हैं, है ना। घरों में वो रूम फ्रेशनर्स होते हैं, उनमें भी यूज आता है। पर ये प्लांट में क्या काम का है हमें नहीं पता। जैसे नींबू की खुशबू, क्या काम की है प्लांट के, कोई बता सकता है हमें? तो चलो ठीक है, नींबू की खुशबू आ रही है, लेकिन प्लांट का उस खुशबू से क्या लेना देना है? नींबू में खुशबू रखने का क्या मतलब है प्लांट को? ऑरेंज क्यों खुशबूदार होता है, पाइनएप्पल क्यों खुशबूदार है? वो खुशबू प्लांट के खुशबूदार है इन द सेंस उसमें कोई रासायनिक पदार्थ है। अब उस रासायनिक पदार्थ की वैल्यू क्या है उस प्लांट के लिए, हमें नहीं पता, तो वो सेकेंडरी है। ये सारे कुछ हैं जो आप देख लेना, आपको जो भी याद हो जाए इसमें से। बुक के अंदर ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, जीव का उपापचयी आधार, ये एक टॉपिक और दे रखा है आपकी बुक में, कुछ भी नहीं है, लेकिन वही बच्चे टॉपिक देख के डर जाते हैं कि क्या पता नहीं मैम उसमें दे रखा है, हमें तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, इसलिए मैंने ले लिया। उपापचयी पथ द्वारा साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ, जैसे कि कोई भी पदार्थ बन रहा है, एसिटिक अम्ल से कोलेस्ट्रॉल बनना, वह जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ जैसे कंकाली पेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनना। अभी जस्ट मैंने बताया
कि ग्लूकोज से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और लैक्टिक अम्ल या एसिडिक एसिड बनता है। और ये लैक्टिक क्या है, एक एसिड ही तो है, पेशियों में बनता है। ये पूछ सकते हैं लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, वैसे ये पूरा चैप्टर आने वाला है अभी तो, ठीक है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे अंदर होती रहती है, किसकी मदद से, मेटाबॉलिक पाथवे से। पहली प्रकार की प्रक्रियाएं जो जैव संश्लेषण पथ या उपपचयी पथ कहलाती है। पहली कौन सी, ये वाली, जिसमें क्या हो रहा है, एसिटिक अम्ल से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। तो बन रहा है तो क्या हो गया भाई, बनना है तो ऑब्वियसली उपपचय है, यानी कि एनाबॉलिज्म है। ये कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बार बार, पहले वो दे रखा है, फिर रिपीट में ये भी दे रखा है, ठीक है। दूसरी प्रकार की प्रक्रियाएं अपचयन होती है, जिसको हम बोल रहे हैं कैटाबॉलिज्म। इसको हम पढ़ चुके हैं पहले। इसमें क्या हो रहा है, विखंडन होता है, इसलिए इसे अपचयी पथ कहते हैं। अब रास्ता बता दिया, पथ बोलो या क्रिया बोलो, बात सेम ही है, पथ वर्ड ही तो लगाया है खाली। अगर कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो जिस रास्ते से हो रही है वो कैटाबॉलिक पाथ, एनाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है जिस रास्ते से हो रही है वो एनाबॉलिक पाथ, यही तो कहना चाह रहा है ये। उपापचयी पथों में ऊर्जा खर्च होती है, एक और चीज, ठीक है। जब उपापचयी पथ होते हैं यानी कि एनाबॉलिज्म, जब एनाबॉलिज्म होता है तो उसमें ऊर्जा लगती है, ऊर्जा खर्च होती है। एमिनो अम्ल से प्रोटीन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हमने प्रोटीन पढ़ा कि बहुत सारे एमिनो अम्ल चेन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो ऐसे नहीं बनती, उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, एटीपी देना पड़ता है। अब प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, बन रहा है तो कौन सी एक्टिविटी होगी, उपचयी अभिक्रिया होगी, एनाबॉलिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या देनी पड़ेगी, आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा लगेगी इसमें। दूसरी तरफ जो अपचयी अभिक्रियाएं हैं, ये सब डिफरेंस है कैटाबॉलिक एक्टिविटी और एनाबॉलिक एक्टिविटी में। परिभाषाएं तो देख ली आपने, ठीक है। अब अंतर देख लो। एक तो अंतर ये हो गया, एनाबॉलिज्म में चीजें बनती है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म में टूटती है। एनाबॉलिज्म में ऊर्जा का उपयोग होता है, कैटाबॉलिज्म में ऊर्जा निकलेगी, बाहर निकलती है, ठीक है। दूसरी तरफ अपचयी में ऊर्जा मुक्त होती है। तो भाई ऐसे वर्ड्स का चयन करें जो आपको फंसाए नहीं, ठीक है। यहाँ पे खर्च होती है, यहाँ पे मुक्त होती है। जैसे अभी जस्ट बोला, कंकाली पेशियों में जब ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब एटीपी मुक्त होती है, बनती है ये नहीं काम, मुक्त होती है, ठीक है, जैसे श्वसन में हो रही है। जीवों में विखंडन द्वारा निकलने वाली यह ऊर्जा रासायनिक बंध के रूप में संचित कर ली जाती है। अब ये जो ऊर्जा आ रही है, ये जो ऊर्जा आ रही है, इसका करेंगे क्या भाई, जरूरी थोड़ी कि जब ऊर्जा निकले तब आपको उसका काम में ही लेना है। अब ये जो ऊर्जा निकलती है विखंडन, कोई देखो बॉन्ड कैसे बनते हैं ये तो आपको पता होगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। कोई भी बंध बनता है तो उसमें ऊर्जा लगती है ना, पॉजिटिव ऊष्माशोषी होता है वो, ठीक है। और जब बंध को तोड़ते हैं तो ऊर्जा निकलती है, ठीक। तो अब ये जो विखंडन हुआ इसमें ऊर्जा निकली, जैसे ही आपने तोड़ा इसको तो इसकी एनर्जी निकली। ये एनर्जी जाएगी कहाँ, ये एनर्जी जो दूसरी चीजें बन रही है, जो एनाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, वहां पे काम में आ जाएगी। फिर वहां पे टूटेगा तो फिर जो ऊर्जा निकलेगी वो आगे काम में आ जाएगी। तो ऐसे ऊर्जा जो है वो साइकिल चलता रहता है और आगे से आगे हमें मिलती रहती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यह बंध ऊर्जा जब और जहां आवश्यक होती है, जैसे कि जैव संश्लेषण में, कोई भी आप चीज का निर्माण कर रहे हो, परासरण कर रहे हो, परासरण जो चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं उनको पता है, ऑस्मोसिस एटीपी की हेल्प से भी होता है कई बार, ठीक है, जब विपरीत दिशा में जाना होता है, यांत्रिक कार्य किए जाने पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो विखंडन में ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा की मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज आ रही है तंत्र में, एक रसायन में बंध ऊर्जा के रूप में मिलता है जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं ऊर्जा की मुद्रा क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो क्या है, ऊर्जा की मुद्रा क्या है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म यहां लिखी हुई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है,
ये आपको याद करनी है। अब है जीव अवस्था। जीव अवस्था कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग में हमेशा चीजें, हम चाहे रेस्ट पे भी होते हैं, चाहे हम सो रहे हैं, सुनहरे सपनों में खो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज चलती रहती है। हम कभी स्टेबल नहीं होते। बॉडी, हम फिजिकली स्टेबल हो सकते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाऊं, लेकिन आपके अंदर जो अभिक्रियाएं चल रही है वो कभी स्टेबल नहीं होती। केमिस्ट्री में एक वर्ड है साम्यावस्था। साम्यावस्था किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कहते हैं ना, जब ऐसी प्रक्रिया जो दोनों तरफ से हो रही होती है और एक ऐसा समय आता है जब प्रक्रिया या तो पूर्ण हो जाती है या दोनों तरफ सांद्रता बराबर हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं साम्यावस्था। ठीक है, तो हमारी बॉडी में साम्यावस्था कभी आती ही नहीं है। हमारी बॉडी हमेशा अस्थिर रहती है, स्थिर हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे अस्थिर मतलब फिजिकली से मेरा मतलब नहीं, अंदरूनी अभिक्रियाओं से है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा 4.2 से 6.1 मिलीमोल, जबकि हार्मोन की नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने दे दिया। हो सकता है कोई सवाल पूछ लिया जाए कि आपके रक्त में सामान्यतः कितनी शुगर होती है। ठीक है, शर्करा कितनी होती है नॉर्मल। अब ये मिलीमोल है, ठीक है, मोल में बताइए और पर मिली बताइए, और नैनोग्राम, और हार्मोन की नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। और जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो हम उसको नैनोग्राम में नापेंगे, क्योंकि हार्मोन बहुत छोटा जो है वो मेजरमेंट है। जैविक तंत्र में जबकि जीव एक स्थिर अवस्था में मिलते हैं जिनमें सभी जैव अणुओं की एक निश्चित मात्रा होती है। हमारी बॉडी में सब कुछ ऐसे कंट्रोल चलता है ना। ब्लड, जैसे मैंने कहा ब्लड में शुगर, ब्लड शुगर अगर बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत है, ब्लड शुगर अगर कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है। तो हमारी बॉडी में सब कुछ निश्चित मात्रा में चलता रहता है, स्थिर अवस्था में चलता रहता है ना, बैलेंस चलता रहता है। स्थिर को मैं यहाँ अगर बैलेंस वर्ड बोलूं तो शायद ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्योंकि अभी मैं कह रही हूं कि हम अस्थिर तो होते ही नहीं है। बैलेंस रहता है कि ना ज्यादा कम ना ज्यादा, ठीक है, ताकि बॉडी हमारी बैलेंस रहे, ना ब्लड शुगर ज्यादा हो ना कम हो, ना बीपी कम हो ना ज्यादा हो, बैलेंस चलता रहे। तो एक निश्चित मात्रा में, चाहे वो किसी की सांद्रता हो चाहे वो और चीजें हो, वो क्या रहती है, स्थिर अवस्था में बनी रहती है, साम्य अवस्था में, बैलेंस स्थिति में बनी रहती है। अच्छा, एक चीज मुझे अभी याद आ रही है, कल की क्लास में लिपिड जो मैंने पढ़ाया था, शायद मैंने वहां पे लिपिड में गलती से संतृप्त वसा का एग्जाम्पल शायद गलत दे दिया। जब मैं खुद मेरी ही क्लास देखती हूँ तो मुझे गलती पकड़ में आ जाती है, तो मैंने खुद की अपनी क्लास देखी, ठीक है, तो मुझे पता चला कि मैंने वहाँ शायद एग्जाम्पल गलत दे दिया है ना। संतृप्त वसा का एग्जाम्पल घी होता है। अब मैंने दिया है या नहीं मेरे को नहीं पता, एक बार आप चेक कर लेना फिर करना। सैचुरेटेड का घी होता है और अनसैचुरेटेड का ऑयल होते हैं, ठीक है, ये घी और बटर, ये सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है, एनिमल फैट्स जिसको हम कहते हैं। ये एक सही कर लेना, तो असंतृप्त का ऑयल हो जाएगा। इसको सही कर लेना भाई, एक बार चेक कर लेना मैंने क्या लिखा है। मेरे को एक्चुअली ऐसा ध्यान आ रहा है, ठीक है, वो मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ऐसा दिखा शायद कहीं, आप देख लेना। ये जैव अणु एक उपापचयी प्रभाव में होते हैं। कोई भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया स्वतः साम्यावस्था को प्राप्त करती है। आपको पता है, ये केमिस्ट्री पढ़ते हो कि कोई भी अभिक्रिया है तो वो स्वतः साम्यावस्था में आएगी अपने आप। आप जब केमिस्ट्री में एरो लगाते हो तो ऐसे वाले एरो लगाते हो, ऐसे, इसका मतलब ये रिएक्शन दोनों साइड जा सकती है। अब दोनों साइड जा सकने वाली रिएक्शन साम्यावस्था में आती है, ठीक है। जब भी दोनों में इक्वालिटी आ जाएगी तो वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगी, रुक जाएगी अभिक्रिया। स्थिर अवस्था एक असामान्य अवस्था है, असाम्य अवस्था है। अगर हम बोलते हैं कि हम इस स्थिर अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, इस बैलेंस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आप साम्य अवस्था में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस करना है। आपकी ब्लड शुगर एक जैसी नहीं रहेगी, आप ज्यादा काम करोगे तो कम हो जाएगी, आप
रेस्ट करोगे, खाते रहोगे तो ज्यादा हो जाएगी। तो फिर आपकी बॉडी साम्यावस्था को मेंटेन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसे तो काम करते रहना पड़ेगा, कभी ज्यादा होगी तो इधर लाएगी, कम होगी तो इधर लाएगी, ऐसे करती रहेगी। तो इस बैलेंस स्थिति को बनाए रखने के लिए आप असाम्यावस्था में रहते हैं। आपकी बॉडी में इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं कभी। इक्विलिब्रियम तो वो होता है जब अभिक्रिया स्टॉप हो जाती है, लेकिन हमारी अभिक्रिया स्टॉप नहीं हो सकती क्योंकि हमारा सब कुछ चेंज होता रहता है समय के हिसाब से। तो उस चेंज को मेंटेन करने के लिए जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो कभी भी साम्यावस्था में नहीं आ सकती। मतलब प्रक्रिया रुकेगी नहीं, कभी चलती रहेगी, क्योंकि उसको जो स्थिर अवस्था है या बैलेंस इक्वेशन बना के रखनी है। अतः जीव अवस्था एक असाम्य स्थायी अवस्था होती है। भाई दोनों वर्ड जोड़ दिए, असाम्य भी है और स्थायी भी है। स्थायी का मतलब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, यहाँ पे बैलेंस से मतलब है, ठीक है। स्थायी का मतलब स्थिर अवस्था वो वाली नहीं है जो मैंने यहाँ पे समझाई थी। तो आप चाहे अगर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो अस्थिर क्या कह सकते हैं कि हमारी जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती है, असाम्य और स्थायी अवस्थाएं होती हैं। और मतलब दोनों का अलग अलग है, क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे मैम असाम्य भी है फिर स्थायी कैसे हो सकती। तो मैंने अभी समझाया कि यहाँ पे साम्यावस्था का मतलब क्या है और यहाँ पे स्थिर अवस्था का मतलब क्या है। स्थिर का मतलब बैलेंस, जो कि हमें रखना है, और साम्यावस्था का मतलब कि अभिक्रिया रुक जाती है, जो कि हमारी रुकती नहीं है, क्योंकि हमें बार बार बैलेंसिंग करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि जीवों में पाए जाने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, 4 ऑप्शन, असाम्य, स्थिर, साम्य, अस्थिर, या और भी जैसे भी 2-4 ऑप्शन। तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था और मुझे लगता है सबसे इजी भी। तो आज का टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद शायद एंजाइम्स है, तो हम एंजाइम्स शुरू करेंगे और वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करें, ठीक है। क्लास अटेंड करते रहें, पढ़ते रहें, मज़े करते रहें, हंसते रहें।